शुरू करें, शुरू करें। अब सुनो ध्यान से। तो अच्छा, क्या क्या बात, रदरफोर्ड जो है अपना जो मॉडल अल्फा किरण प्रकीर्णन किए थे वो कब किए थे? 1911 में। ये भी हम लोग पढ़ लिए ना। अच्छा, ये इसको हटाओ। न्यूक्लियस का नाभिक जो है, न्यूक्लियस का वो व्यास क्या बताए थे नाभिक का? 10 पर पावर -13 से लेकर 10 पर पावर -12। ये क्लियर हो गया? नहीं, बात हुई है हम लोग के बीच में कल। हाँ ठीक। और उसके बाद एटम का व्यास क्या बताए थे? -8 सेंटीमीटर। ये कल हमसे गलती हुआ था, हम मीटर लिख रहे थे, वो सेंटीमीटर था, वो हो गया। ठीक है यहां तक बात। इसके बाद बोले कि चलो भाई अब ऐसा है कि न्यूक्लियस के बारे में पता चल ही गया है, तो देख लो कुछ ऐसा होगा। बीच में कर दिए न्यूक्लियस को, और बोले कि इसके चारों ओर कौन घूम रहा होगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। देखो यहीं से खामी शुरू होता है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन? हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे सिंबल से सूचित कर देंगे। और हाँ, अभी ऐसे कर रहे हैं सूचित। अब बोलोगे सर आप ऐसा बताए, ये ऐसा नहीं होता, पहली कक्षा में 2 होते, दूसरे में 8 होते। उस समय मालूम है क्या? आप कहाँ हैं? आप 1911-12 के आसपास हैं, तो अभी आपको कुछ पता नहीं है। आप ऐसे मान करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष में रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु, ये एटम है बाबू, ये एटम का फोटो है। परमाणु के केंद्र में कौन है? प्लस। ये नाभिक हुआ, ये क्या है? न्यूक्लियस यानी के नाभिक। अब नाभिक को सर आप प्लस में क्यों सूचित कर रहे हैं? क्योंकि रदरफोर्ड के समय क्या बताया गया कि इसमें कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को किससे सूचित करोगे? बात हुई है हम लोगों के बीच में। और न्यूट्रॉन क्यों नहीं? क्योंकि सर न्यूट्रॉन के बारे में अभी पता नहीं है, कब होगा? किनके द्वारा? जेम्स चैडविक, है ना। तो वो बाद में बात होगी, अभी नहीं आए हैं। 1932 काफी लंबा टाइम है, सही। तो अभी हम लोग इधर ही रहते हैं। रदरफोर्ड के हिसाब से बताया गया कि परमाणु के केंद्र में है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस पर कैसा आवेश है? न्यूक्लियस पर धनावेश, बीच में एक धनावेशित कण है, कल प्रयोग भी हम लोग देखा था। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर, परमाणु के अंदर, लेकिन इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बाबू? चक्कर काट रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। अब देखो दोष जो निकल कर आता है, पहला दोष क्या निकल कर आता है? इट इज ऑब्वियस कि नाभिक के चारों, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये नाभिक के चारों ओर घूमना शुरू किया, देख बाबू घूमा, तो क्या इसका एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? सही बोला गया या गलत? अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है तो उसका बार बार जो वो चक्कर लगा रहा है, एनर्जी उसकी बढ़ेगी कि घटेगी? ये बताओ पहले। अभी बोलोगे सर ऐसे बढ़ जाएगी, इस कारण से बढ़ जाएगी, हमको उस पर नहीं जाना है। बस इतना सा बात बताओ कि रदरफोर्ड अगर अभी अभी बोल के चले जाएं कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप ये सोचेंगे सर कब तक चक्कर लगाएगा? चक्कर लगा रहा है तो काहे चक्कर लगा रहा? तो बोलेंगे क्योंकि उसके पास क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी कभी तो खत्म होगी, कि ऐसी स्टैटिक बना रहेगा? एनर्जी खत्म तो होगी, या फिर क्यों नहीं होगी खत्म? इसके पीछे आप कारण देते ना। रदरफोर्ड ये कारण देने में असमर्थ रहे, या फिर वो शायद इस पर नहीं सोच पाए, इस पर अपना विचार नहीं प्रस्तुत कर पाए। और इस वजह से हम लोग क्या निकाला कि रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये एक जगह पर नहीं हो सकते। इनकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी? घटेगी। और ऊर्जा जैसे जैसे घटेगी, इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा घटती है, सुनिएगा बाबू ध्यान से, क्योंकि ये सब बार बार यूज होने वाला है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिड्यूस करती है तो वो न्यूक्लियस के पास होती चली जाती है। यानी अगर वो 5वें कक्षा में है तो चौथे में आएगा, चौथे से और घटेगी तो तीसरे में, दूसरे में, पहले में। टोटल कितनी कक्षाएं हैं? उस समय बात नहीं हुई है इसके बारे में, ठीक है ना। उस समय इन सब के बारे में बात नहीं। ये n बराबर 1, n बराबर ऐसे करके 4, देन 5, देन 6 एंड फर्दर 7, ये 7 कक्षाएं होंगी। बात नहीं हुई है। लेकिन हां, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है तो अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इस कक्षा में, और एनर्जी देंगे 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 तो उत्तेजित होकर के ये इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ करके बाहर हो जाएगा। यानी अगर हम आगे चलकर कभी भी कोई रिएक्शन कराना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को उस नाभिक को छोड़ करके क्या करना होगा? बाहर जाना होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा उसको देना होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब क्या है? जब ऊर्जा दे रहे हैं तो बाहर जा रहा है, तो ऊर्जा जब निकालते जाएंगे तब ना वो नाभिक के करीब आएगा। मान लेते हैं वो यहां चक्कर लगा रहा है 7वीं कक्षा में, मान लेते हैं
7वीं में एनर्जी निकालेंगे। कैसे एनर्जी निकला? दौड़ते दौड़ते थक गया, रदरफोर्ड के हिसाब से। कुछ बातें तो हुई नहीं इसके बारे में। दौड़ रहा है 7वें में, थक गया तो छठे में, 5वें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में। अब पहले के बाद कहाँ जाएगा? नाभिक में इलेक्ट्रॉन आया, और क्योंकि उसकी ऊर्जा सतत रूप से घूमता है ना, तो उसकी ऊर्जा घटी और वो बेचारा आकर के कहाँ गिर गया? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है बराबर। तो नाभिक में 5 गो प्लस प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है। अब बाहर में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। थक करके सब आकर के समाहित हो गए। क्या अब वो परमाणु का अस्तित्व बचा या खत्म हो गया? बचा ही नहीं, परमाणु का अस्तित्व गायब। परमाणु का अस्तित्व गायब का मतलब बाबू, हर पदार्थ परमाणु से बना है। परमाणु का अस्तित्व यानी शरीर के संरचनात्मक इकाई किसको बोला गया? कोशिका को। अब कोशिका ही खत्म हो जाए तो क्या लगता है? ऊतक रहेगा, अंगक रहेगा, अंग तत्व रहेगा, कोई ऑर्गन बनेगा, कोई जैव शरीर का निर्माण होगा? तो इस तरह से परमाणु के एग्जिस्टेंस नहीं होने से, परमाणु का अस्तित्व खत्म होने से, अब परमाणु के अंदर भी कौन है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो उसका भी अस्तित्व क्या हो गया? अभी खत्म हुआ ना, नाचते नाचते गिर गया तो बचा नहीं। तो यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगाने के क्रम में जैसा रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो चक्कर लगाते लगाते ये इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ह्रास होगा, और ऊर्जा का जैसे जैसे ह्रास होगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आते चले जाएंगे? नाभिक की ओर, धीरे धीरे। और फिर क्या होगा? नाभिक की ओर आते आते नाभिक में गिर जाएंगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी, अंत में नाभिक में गिर जाएंगे, और जैसे ही नाभिक में गिरेंगे परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अतः यह मॉडल का सबसे बड़ा दोष है। पहला दोष क्लियर हुआ। दूसरा दोष, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कल ऐसा कुछ लिखवाए हैं कि रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा होगी n बराबर 1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं ना। n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन? ऐसा कोई बात नहीं है, तो हमको पता भी नहीं चला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको बोलते हैं बाबू, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था कैसी है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बोलोगे सर इसको जानने की क्या जरूरत है? भाई अगर ये मालूम ही ना हो आपको कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या तुम धातु अधातु में डिफरेंशिएट कर पाओगे? कोई अंतर नहीं कर पाओगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना जरूरी है। अच्छा, सिर्फ धातु अधातु क्यों, उस पदार्थ की प्रकृति को भी हम पहचान सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। उसके चुंबकीय गुणों का पता लगाया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। और आप बता ही नहीं रहे हैं कि उसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे चौथे पांचवें में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ रही है बात? इस वजह से भी यह परमाणु मॉडल का सबसे बड़ा दोष है। दो बातें हो गई। पहला दोष क्या था? सर नाभिक के कॉपी में टीचर तो लिखा देगा जो शब्द होगा, लेकिन आप क्या समझ गए पहला वाला पॉइंट? कोई पूछा ऐसे रैंडमली, कोई पूछ लिया बताओ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, क्या जवाब देंगे? सर देखिए परमाणु मॉडल का पहला दोष, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब सुनिए सर इसका गलती क्या हो गया? कब तक घूमते रहेंगे एक बात ये नहीं मालूम है, और किस कारण से घूम रहे हैं ये भी नहीं मालूम है। तो हम तो अपने हिसाब से कारण निकालेंगे ना। तो मेरे हिसाब से कारण क्या निकलता है? एनर्जी। और वो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है एक रूप से दूसरे रूप में, मालूम है ये बात? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है ना बाबू कि ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है। अब इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एनर्जी जो इनको दौड़ा रहा है, ये एनर्जी किसी और रूप में चेंज होगा, यानी ऊर्जा का ह्रास तो होगा। अब जब ये ऊर्जा का ह्रास होगा तो जैसे जैसे ऊर्जा का ह्रास होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे तो ऊर्जा निकल गई, फिर यहां से यहां पहुंचेंगे तो ऊर्जा निकलेगी, यहां से इस वाले में पहुंचेंगे तो ऊर्जा निकलेगी एनर्जी के रूप में। बार बार इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ऊर्जा निकल रहा है, बार बार ये एनर्जी निकला, और अंत में वो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? ये सर सबसे बड़ी त्रुटि थी। दूसरा वाला क्या है? सर ये भी नहीं हमको पता चल रहा कि इस नाभिक के इस परमाणु के नाभिक में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं मालूम है। सही है क्या? मुश्किल लगा ये दो बात समझना। यही दो बात हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, और तीसरा वाला स्पेक्ट्रम के बारे में जो इसके बाद लिखेंगे। पहले दो बात समझें थोड़ा बहुत, उसको लिख लें। हेडिंग लगाइएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। हेडिंग लगाओगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। और पहला रोमन में पहला हम लिखिएगा बाबू, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष में पहला पॉइंट लिखिएगा। हाँ, दोष पहला पॉइंट लिखिएगा, रोमन में पहला। देखोगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर, उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, पूर्ण विराम। हाँ, इस स्थिति में उन्होंने इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा की व्याख्या नहीं की। ऊर्जा की व्याख्या नहीं की, जिससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं, कॉमा दीजिएगा बाबू। इनमें ऊर्जा का ह्रास होगा, इनमें ऊर्जा का ह्रास होगा और अंततः ये नाभिक में गिर जाएंगे, जिससे परमाणु अपना अस्तित्व खो देगा। पूर्ण विराम। देखो हम यहां लिखवा दिया, उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की कि आखिर इसके ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि भाई कोई भी चीज जो निरंतर कार्य कर रही है उसके ऊर्जा में तो ह्रास होगा, और इतना हमको पता है कि जब ऊर्जा में ह्रास होगा तो वो कभी भी आगे तो बढ़ने से रहा तो वो कहां आएगा, पीछे होगा। और पीछे होने का मतलब है धीरे धीरे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अंत में नाभिक में गिर जाएगा। तो ये कोई भारी बात नहीं बताया गया है,
कि ये इसको भारी बात बोलोगे बाबू, ये कोई भारी बात है? ये तो नॉर्मल है, तो ठीक है सर। एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर छलांग लगाएगा, एनर्जी रिड्यूस करेगा। अच्छा, इसको ऐसे भी समझो, जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी अगली कक्षा से पिछली कक्षा में आएगा तो वो हमेशा उत्सर्जन करेगा एनर्जी का। बोल सकते हैं क्या? जब हम इसको इस वाले कक्षा से इस कक्षा में भेजेंगे तो हमको इसको एनर्जी देना पड़ेगा ताकि तुम जाओ। यानी देखो, समझो बात को, आगे जब थ्योरी जाओगे यहीं पर से तुमको बहुत तरह की जानकारी मिलेगी। वही ना बोला, रीड बिटवीन द लाइंस। हमेशा हमेशा से करो बात को। देखो, जब बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में जाते हैं तो क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और जब छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा को क्या कर रहे थे? अवशोषण करते हैं। चक्कर किसकी वजह से काट रहे होते हैं किसी कक्षा में? उस कक्षा की एनर्जी की वजह से, ना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से। अब इतना बात करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। तुमको जो लिखवाया वही रदरफोर्ड का दोष नंबर 1 है। ठीक, तुम उतने में खुश हो जाओ। लेकिन ये जो जानकारी मिला ये आपको अगले दिन के लिए बेहतर है। जब आप दूसरा परमाणु मॉडल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये बात था सर, यस यही बात था। और इसी वजह से हम लोग स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन, समझना है बाबू, ये पहली कक्षा कर देते हैं, ये दूसरी कक्षा कर देते हैं, ये n बराबर क्या हो गया 2 और ये n बराबर क्या हो गया 1। जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा? उत्सर्जन होगा। ये ज्यादा एनर्जी वाला कक्षा होता है ना। n1 से बड़ा एनर्जी किसके पास होता है? n2, उससे बड़ा n3, उससे बड़ा n4, ऐसी चलता है n7 तक। सही है। तो जब आप 2 से 1 में आते हैं तो क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा? उत्सर्जन होगा। तो एनर्जी उसके अंदर से, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? एनर्जी का उत्सर्जन करता है। सही है बात। वही एनर्जी का जो उत्सर्जन होता है वो विकिरण के रूप में होता है, स्पेक्ट्रम के रूप में होता है। फिलहाल तो आप ऐसा समझे, बाकी स्पेक्ट्रम का टॉपिक एक अलग से है। फिलहाल ऐसे समझिए, जब इलेक्ट्रॉन बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में आता है तो वो क्या करता है? एनर्जी का उत्सर्जन किसके रूप में? विकिरण के रूप में, स्पेक्ट्रम के रूप में करता है। और रदरफोर्ड ने बताया कि ये सतत होता है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं, एकदम फ्लो में, जैसे ऐसे निकल रहा है ना लाइन, ऐसे लाइन एकदम ऐसा ऐसा एक सतत। लेकिन बाद में प्रयोग में क्या देखा गया कि इनके बीच में भी पतला पतला ऐसे से ब्रेक वाला लाइन होता है ना। जैसे कैसे कई बार मोबाइल का जब स्क्रीन टूट जाता है, कभी हुआ एलसीडी वगैरह टूट जाता है, देखो कैसा लाइन उसमें पड़ जाता है। पूरा का पूरा ब्लैक नहीं होता, बट बीच बीच में है ना एक लाइन ऐसा पड़ जाता है। उसको बोलते हैं कि देखो ये सतत नहीं है। लेकिन जब शट डाउन होता है कैसे ब्लैक, पूरा का पूरा ब्लैक होता है स्क्रीन, वो है सतत, कंटिन्यूअस। ऐसे समझो, एक तरह का। सही। और जब ऐसा हो जाए, लाइन पड़ने लगे कुछ और कलर का, बीच में कुछ और लाइन ऐसे गुजर जाए कुछ और कलर का, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये सतत नहीं है। रदरफोर्ड क्या बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से, बड़ी कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है ना, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। किसके रूप में? विकिरण के रूप में। वो विकिरण को वो नाम क्या दिए? स्पेक्ट्रम के रूप में। और बताएं कि ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है। लेकिन बाद में जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाई किया गया, रिसर्च किया गया, तो ये पता चला कि ये तो सतत है ही नहीं। हम लोग पढ़ेंगे लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, ये सब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा वहां पे कि स्पेक्ट्रम सतत नहीं है, यानी कंटिन्यूअस वाला लाइन नहीं है। इसके बीच में क्या है? पतली पतली दूसरी रेखाएं हैं। वो रेखा जो अभी हम आपको एग्जाम्पल में बता रहे थे, कैसा एक जैसे कलर में सब नहीं होगा, बीच में लाइनिंग या छोटा छोटा पतला पतला ऐसे लाइन गिरा हुआ है। पूरा का पूरा मान लो ब्लैक है तो पूरा ब्लैक नहीं है, बीच में व्हाइट लाइन, रेड लाइन ऐसे गिरा हुआ है। क्या पता चला भाई? आपका ये भी एक दोष है। दोष नंबर 1, पहला दोष क्या बताएं? उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे तो घूमते घूमते ये इलेक्ट्रॉन थक जाएंगे, थक करके नाभिक में गिर जाएंगे, जिससे परमाणु का अस्तित्व। दूसरा वाला लिखिए, पॉइंट नंबर 2 रोमन में। लेकिन आलतू फालतू बात ज्यादा कर दिए ना वो। दूसरा वाला बिंदु लिखिएगा। देखोगे रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया, रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया, रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया, यह नहीं बताया कि किसी परमाणु के, रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया कि किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की वितरण व्यवस्था क्या होगी?
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की वितरण व्यवस्था क्या होगी? क्या होगी? अर्थात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से, अर्थात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हमें इस बात की जानकारी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि, हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। दो बात हो गई। और तीसरा बात अभी हम बताया किसके बारे में? स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने अगली कक्षा से अपने जब पिछली वाली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यानी आगे से पीछे आता है, नाभिक के करीब आता है, तो वो ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन। को समझ में आ गया? तीसरा पे बात कर सकते हैं, लिखा जाए? लिखोगे तीसरा बिंदु बाबू? लिखोगे रदरफोर्ड ने बताया, लिखिएगा, रदरफोर्ड ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाता है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाता है, निम्न कक्षा की ओर जाता है, तो उनमें ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का क्षय का मतलब नाश होना। तो उनमें ऊर्जा का क्षय होता है और इन ऊर्जाओं का क्षय सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। इन ऊर्जाओं का क्षय सतत होता है, पूर्ण विराम, सतत होता है। लेकिन हमें जो परमाणु स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमें जो परमाणु स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए हैं, वो सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब सतत नहीं है तो उसके बारे में अभी हम क्या बताएं? कैसी कैसी पतली पतली लाइन दिखती है, यही बताए ना अभी। चाहो तो तुम वो लाइन लिख दो, वो आपको गलत नहीं बताया गया है, हम लिखवाई देते हैं। नहीं है, पूर्ण विराम। सतत के स्थान पर सतत के स्थान पर शार्प लाइंस, क्या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लिख लो ना यार, शार्प लाइंस दिखती हैं, शार्प लाइंस दिखती हैं। बहुत महीन, बहुत पतला पतला लाइन दिखता है, तो शार्प लाइंस दिखती हैं, पूर्ण विराम। ये बात हम बोले थे, इसलिए इस बात को लिखाना जरूरी था, कहीं ऐसा ना आपको लगे कि सिर्फ बोलने के क्रम में बता दिया गया। ऐसा नहीं है बाबू। तो रदरफोर्ड क्या बताएं कि ऊर्जा का क्षय होगा,
तो जब ऊर्जा का क्षय होगा तो ये जो ऊर्जा का क्षय होता है तो एनर्जी जो निकलता है किसके रूप में, स्पेक्ट्रम के रूप में, ये कैसा होगा, सतत, मतलब लगातार निकलेगा, लगातार। फैक्ट इसके परे है, लगातार नहीं निकलता, बल्कि बीच बीच में क्या है, ब्रेक है। अब ब्रेक कैसा है, पतला पतला लाइन है, बीच में पतला सा लाइन है, बीच में पतला सा लाइन है, ऐसे। ठीक है, चलो ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष। अब थोड़ा सा न्यूट्रॉन का चर्चा करेंगे। हेडिंग लगाओ, न्यूट्रॉन का परिचय। उन्नीस सौ 32 जेम्स चैडविक। हाँ लिखो लिखो, आराम से आराम से, हो गया। आइए अब फ्रेश लाइन पे आइए बाबू, फ्रेश लाइन पर आइए, लिखिएगा। देखोगे न्यूट्रॉन के खोज, न्यूट्रॉन के खोज का श्रेय, क्रेडिट जेम्स चैडविक को जाता है। खोज का श्रेय जेम्स चैडविक को जाता है, जेम्स चैडविक को जाता है, जिन्होंने सन 1932 में, जिन्होंने सन 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणों के द्वारा अल्फा मालूम है ना, अल्फा के बारे में हम बताया था। इस पर आवेश कितना होता है, +2 का, और द्रव्यमान कितना होता है, 4 का, 4 इकाई जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। और इसको किसके नाभिक के सदृश माना गया है, हीलियम आयन के सदृश मान लिया गया है। हीलियम आयन, परमाणु नहीं, हीलियम आयन। परमाणु में तो भाई 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हमको +2 चाहिए, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब ना +2 आयन बनेगा। तो वो, अरे यार, अब ये हीलियम जो होगा वो +2 बनाएगा, यानी 2 का त्याग करेगा तब He+2 बनेगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अल्फा किरणों के द्वारा, बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणों के द्वारा प्रहार कराने पर प्राप्त किया, पूर्ण विराम। आगे लिखिएगा, लिखोगे न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। यह आवेशहीन है, यह आवेशहीन है, यह आवेशहीन है। इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि कई दफा जब इसके एटम के पार्टिकल्स को लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे ऐसे, प्रोटॉन को लिखेंगे ऐसे, और न्यूट्रॉन को लिखेंगे, सही है ना, शॉर्ट में जल्दी से लिख के चल सकते हैं, आवेशहीन कण होता है। देखोगे इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। मतलब ये सर कि अगर आप मास ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो ये बिल्कुल वही होगा जो लगभग, एग्जैक्ट नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन, सही है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 1.67 10 पर पावर
-24 ग्राम। लिखवाएं क्या आपको? यही है कि कुछ गलत लिखा दिए हैं, क्योंकि आंकड़ा हमसे गलत हो जाता है भाई। और याद है तब ठीक। हाँ भाई याद है तो देख लो, और नहीं तो भाई कॉपी से एक बार रीचेक कर लो। -24। हाँ सही है, सही है यार। हम प्रोटोन है यार, प्रोटोन है ना, सही है ना। हाँ तो लिख लीजिए बाबू आप भी ये चीज। लगभग बोला जा रहा है, लगभग बराबर होता है। लिख लीजिए ये चीज, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम ग्राम। फिर वही है बाबू, अगर इसको किलोग्राम में होता है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में, तो जानबूझ के ऐसा देता है कि आप इसको चेंज करो। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और 1000 से भाग लगाने का मतलब है 10⁻3। अब ये क्या बन गया, केजी बन गया। फिर इसको लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और साथ में 10 क्या हो जाएगा, -3 केजी। और हमको मालूम है इसका काम क्या है, दोनों सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 24×3 = 27 केजी। अब वहां पर ऑप्शन केजी में रहेगा, और तुम उसको जबरदस्ती 1.67 10⁻⁻24 ग्राम को वो किलोग्राम में, जानबूझ करके तुमको कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 केजी वो लिखेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहां बना दो इससे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ना, 27 ग्राम में लिख देंगे। एक ऑप्शन और दे देंगे जो वास्तविक सही होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और डी नंबर दे देंगे ए तथा बी दोनों सही। और तुम अब देखो यहाँ पे जो बच्चे जो अटक्कर बचे रहते हैं 150 वाले, वो समझ जाएंगे। एक बार 24 हो ले था, एक बार 27, यही दोनों तो सही है। सही है कि गलत है? ये गलत है ना, यूनिट गलत है, देख लो बाबू ध्यान से। दोनों में, यहां भी यूनिट, इनका यूनिट गलत है ना, ये ऐसा है। अगर हम सही देख रहे हैं तो सही है ना। इसलिए ये सब चीज के लिए एकदम ध्यान से रखना है। आंकड़ा ये तो गड़बड़ होता है, तो हम लोग से तो ये गड़बड़ हो सकता है, तो हम तुमको बोलेंगे भाई देखो सही है कि नहीं है, किताब खोलो। लेकिन तुम वहां पे क्या करोगे एग्जाम में, किताब खोलो। हाँ समझ में आ रहा है बात, बढ़े आगे। अच्छा इसमें एक और बात लिख लो भाई, अब बात हुई तो कुछ और लिख लेते हैं। लिखोगे ये स्वतः विखंडित होकर, ये कौन, न्यूट्रॉन। लिखोगे ये स्वतः विखंडित होकर, ये स्वतः विखंडित होकर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस ऊर्जा देते हैं। ये स्वतः विखंडित होकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऊर्जा देते हैं। गजब बात है नहीं, न्यूट्रॉन खुद भी टूट करके क्या अवेलेबल करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। आप में से कितने को मालूम था, है ना। तो नया चीज तो सीखने के लिए मिला ना 1 घंटे में बाबू। एक तो क्या है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है, हाँ सर तोड़ा जा सकता है। कितने भाग में, 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या कोई अस्थायी कण भी है, हाँ सर शुरू में पढ़े, कौन कौन सा, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, कितना चीज पढ़ा, सही है ना। वो अस्थायी कण है, इसलिए उनके व्यवहार पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में भी तो नहीं है। और प्लस जब हम लोग आ जाते हैं अस्थायी कणों पर, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन पढ़े, कैथोड किरण पढ़े ना। कैथोड किरण की वजह से इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है, उसके वजह से हमको प्रोटॉन की जानकारी मिलती है। जो एनोड किरण था उसके साथ कैसे कैथोड एनोड के बीच में से वो एनोड किरण निकल रही थी, तो उसके बारे में पढ़े। फिर उससे प्रोटॉन की जानकारी मिली। प्रोटॉन के बाद हम लोग पहुंच गए रदरफोर्ड के पास, न्यूक्लियस की जानकारी हमको मिल जाती है, नाभिक के बारे में जानकारी मिली। फिर रदरफोर्ड ने अपने नाभिक की जब जानकारी उनको मिल गई परमाणु के, तो उसके बाद उन्होंने उससे अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उस समय बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन बाद में पता चला इसके मॉडल की भी बहुत सारे दोष हैं। थॉमसन का जैसे मॉडल में दोष था, इसमें भी दोष है। दोष को पढ़ लिया। दोष पढ़ने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 1932 का काल आ जाता है, जब न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। न्यूट्रॉन के बारे में जो बेसिक बात है, ये आवेशहीन कण है, इसका अपना कोई आवेश
नहीं होता, इसका द्रव्यमान वही होता है जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, और ये कण स्वतः टूट जाती है और टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन देती है, प्रोटॉन देती है, न्यूट्रॉन सॉरी और ऊर्जा देती है। सही है बात यहां तक? अब हम आगे बढ़ेंगे। परमाणु संख्या के लिए परमाणु संख्या के लिए मोज़ले के विचार। चलिए सर, हाँ, परमाणु संख्या के लिए मोज़ले के विचार। इसको मोस्ले मोस्ले आप लोग पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 5, तत्वों का वर्गीकरण, क्लास 10 केमिस्ट्री। तत्वों का वर्गीकरण था, एक मेंडलीव का आवर्त नियम था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, जिस वजह से बहुत सारी त्रुटियां निकल कर आती हैं। मेंडलीव का आवर्त सारणी लिखो, उसकी त्रुटियां बताओ, क्वेश्चन नहीं था क्या? और उसके बाद उसकी त्रुटि को दूर करने के लिए नियम किसका आया? मोज़ले का, जिन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के आवर्त फलन को बताया। फिर वो था कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के अनुसार सजाया जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्व मिलने लग जाते हैं। यही था ना? नहीं, उसकी वजह से वो आवर्त सारणी क्रिएट हुआ जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, वो मोज़ले के द्वारा दिया गया। उससे पहले यहाँ है मोज़ले का विचार कि आखिर मोज़ले, देखो वहां पर सिंपल सा बात है कि मेंडलीव का गलत था, मोज़ले का था। फिर सवाल यह था कि मोज़ले को कैसे मालूम कि परमाणु क्रमांक ही तत्वों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार है? मोज़ले क्या किए? बोले कि द्रव्यमान आधार नहीं है। तो जब हम किसी चीज को गलत साबित करते हैं तो उसको हमको प्रूफ करना पड़ता है। हुआ तो इनको किए इस बात को कि देखिए भाई द्रव्यमान नहीं होगा, द्रव्यमान पर काम नहीं बन रहा। किस चीज का काम नहीं बन रहा, वो बात हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ऐसा करेंगे कि पहले हम इसको लिखेंगे, आप लिखेंगे मतलब पहले, और उसके बाद हम इस पर आपको समझा देंगे क्या कह रहा है ये। ठीक है, पहले लिखो, टॉपिक लगा लो पहले। देखो, बंदे का नाम है रॉन्टजन। क्या नाम है? रॉन्टजन। अभी अंग्रेज लोगों का नाम है तो हिंदी में थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है, ठीक है। जिन्होंने एक्स किरण का पता लगाया था, समझे? तो वो जो कैथोड किरण का जो सेटअप था, ध्यान है, ये उसी का सेटअप है ना? तो यहां पर कौन है भाई? माइनस। ज्यादा नहीं बनाएंगे, टाइम लॉस नहीं करना है हमको, बात हो चुकी है। देखो ध्यान से, यहां कौन है? प्लस। प्लस वाले को क्या बोला गया था? एनोड। इसको क्या बोला गया था? कैथोड। देखो एक्स किरण कहां निकली, ध्यान से देखोगे तो बीच में एक छोटा सा पदार्थ रख दिया गया। ये बीच में कोई भी छोटा सा ऐसा पदार्थ एक रख लिया गया, ठीक है। अब किसके रास्ते में रख दिया गया है? कैथोड किरण से निकलने वाली बात हो रही है। तो कैथोड किरण से ये देखो निकली, समझ गए? टकरा गया है ये पदार्थ, और टकराने के बाद यहां से जो किरणें निकली, ये देखिए निकल रही हैं, ये इन किरणों का नाम पड़ा, बात नंबर 1। देखो ध्यान से, कहां से एक्स किरण किसे कहते हैं? देखो कितना आराम से मिल गया ना। कैथोड किरण वाला पढ़ाई हम लोग सब कर लिए। कैथोड से निकलने वाली किरण को कैथोड किरण बोलते हैं। सर जब कैथोड किरण के रास्ते में एक तत्व रखा गया है, कोई तत्व को रखा गया है, और जिस तत्व को उसके रास्ते में रखते हैं ना, उसी को बोला जाता है एंटी कैथोड। देखो थ्योरी में नाम आया ना, आया है नाम। एंटी कैथोड किसे कहेंगे? सर कैथोड किरण के रास्ते में रखे जाने वाले तत्व को एंटी कैथोड कहते हैं। और वो कैथोड किरण उस एंटी कैथोड से टकराया, और टकराने के बाद जो लौटती है ना, उन किरणों को कौन सा नाम दिया गया? एक्स किरण नाम दिया गया। ये प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रॉन्टजन के द्वारा किया गया। अगर किताब हम देख लेंगे, वैसे 1895 शायद है क्या, हम किताब देख लेते हैं, इसमें गड़बड़ हो सकता है। चलिए ठीक है, तो 95 लॉक किया जाए कंप्यूटर जी।
1895 को लॉक कर दिया जाए, 1895 रहेगा, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो, 95 ही है। एंटी कैथोड किसे कहेंगे? एंटी कैथोड किसे कहेंगे? सर कैथोड किरण के रास्ते में आने वाले तत्व को ही एंटी कैथोड कहा गया। और एक्स किरण कहां से बना? सर एंटी कैथोड से जब कैथोड किरण टकराती है तो टकराने के बाद ये क्या बन गया? एक्स किरण बन गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं वो आ जाए, उस पॉइंट पर आ जाओ। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो है कि मोजले को कैसे मालूम, सही। तो वो इन एक्स किरणों का फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो कलर बदल बदल के चल रहा है। कंपनावृत्ति है, जो कंपनावृत्ति, आवृत्तियों को अगर आप 9th क्लास पढ़े वहां आवृत्ति टॉपिक था, फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग इसी सिंबल से सूचित कर रहे थे, सही है क्या? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हर्ट्ज से तो मापा जाता है, न्यू, नॉट म्यू, इट्स न्यू। सर ये था ना न्यू, ठीक है बात। तो ये हल्का सा वी का सिंबल लेता है, उसी का होता है। तो क्या कहा गया बाबू, जैसा उसको लाइन को पढ़ोगे, कंपनावृत्ति के बारे में मोजले ने क्या बताया, लाइन देखिए वहां पर। जो कंपनावृत्ति होता है, ये क्या बार बार हो रहा है यार, हाँ हाँ, दोनों के बीच का ग्राफ है। किसके किसके बीच का ग्राफ है ये? कंपनावृत्ति और प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो चलो थोड़ा सा प्रभावी नाभिकीय आवेश समझ लेते हैं। ये नाभिक हो गया, सही है। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, और इसी प्रकार से जो सबसे बाहर में बना वो 7वीं कक्षा, सही है। अब 7वीं कक्षा में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन और यहां पर बैठा हुआ प्रोटॉन, दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल लग रहा होता है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल, मेरा ज्यादा कंट्रोल किस पर है? हम नाभिक हैं, न्यूक्लियस हैं, मेरा ज्यादा कंट्रोल किस पर है? जो नजदीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा कंट्रोल कम होता चला जाएगा, सही है बात। अब उसी को बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। न्यूक्लियस के द्वारा क्या प्रभाव दिखाया जा रहा है अपने बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसके द्वारा कितना आवेश दर्शाया जा रहा है, कितना प्रभाव दर्शाया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। और सूचित करते हैं बाबू इसको जेफ से, ZEFF, इसको बोलते हैं Z, नीचे में लिखते हैं EFF। Z का मतलब होता है परमाणु के नाभिक का आवेश, और EFF का मतलब होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावी, है ना। यही हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखो इसके पास जो आवेश होगा वो आवेश तो खर्च हो रहा है किसमें? उस बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बांधकर रखने में। तो मोजले जो है वो इन दोनों के बीच में संबंध निकाले। किन दोनों के बीच में? ये तत्व है, उनसे उत्सर्जित हुई है, रिफ्लेक्ट होकर के आई हैं ये किरणें, जिसका नाम क्या है? एक्स किरण। अब तुम बोलोगे सर इसको कैथोड किरण भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या हुआ, पानी मंगाया जाए? क्या हम इसको, ये जो एक्स किरण है, क्या हम इसको कैथोड किरण बोले? क्योंकि सर यहां देखिए परावर्तन का नियम है। नहीं, अब ये जो है इससे टकराने के बाद इनसे भी तो निकली हुई हो सकती है ना, इसलिए इस किरण को कौन सा नाम से दिया गया? एक्स किरण बोला गया। और ये बोला गया कि इन एक्स किरणों की जो कंपनावृत्ति होगी, इन कंपनावृत्तियों का जब आप वर्गमूल निकालोगे और वो बिल्कुल समानुपाती होगा किसके? जेड इफेक्ट से, जेफ से, ZEFF के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? जेड इफेक्टिव के। समानुपाती का ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, ओम का नियम वगैरह पढ़े हैं, तो वहां हम लोग देखे हैं ये ग्राफ होता है समानुपाती का। नहीं याद है? R बराबर V/I होता है। तो V और I के बीच का जो ग्राफ बनता है, V और I के बीच का जो ग्राफ बनता है, यही ना मिलता है? R V/I V/I V/I, यही मिलता चला जाता है ना। तो V और I के बीच का ग्राफ जो है वो हमेशा हमको क्या मिलता है? स्थिरांक। यहां तक बात कुछ समझ में आ रहा है? देखो यहां किसका कंपनावृत्ति है? ये किसकी कंपनावृत्ति है? अलग अलग तत्वों को, अलग अलग एंटी कैथोडों के
के कारण जो एक्स किरण निकली है ये उसकी कंपनावृत्ति है, और उन कंपनावृत्तियों का जो वर्गमूल होगा वो बिल्कुल समानुपाती होगा किसके, जेड इफेक्ट के, क्योंकि उनका ग्राफ ऐसा मिलता है, और ऐसा ग्राफ किसको बताता है, समानुपाती को। और इसलिए वो एक समानुपाती स्थिरांक भी रख सकते हैं, चाहे तो क्या कर सकते हैं, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के रूप में ए रख लिया, और अब ये बन गया जेड ई डबल एफ, जेड इफेक्ट। ए क्या है, ए क्या है, समानुपाती स्थिरांक। सही है क्या, अभी कुछ समझ में आया? चलो इसको और हम एक्सपेंड कर सकते हैं और आसान तरीके से, और चाहो तो और बना सकते हो, लेकिन ऐसे ज्यादा अच्छा है कि जेफ क्या होता है, किसी परमाणु का नाभिक के द्वारा, प्लस के द्वारा उसके बाह्यतम पढ़ने का है हम लोग, जब हम लोग जाएंगे ना एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, आवर्त सारणी वगैरह, वहां हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, प्रभावी नाभिक के आवेश, क्योंकि अभी आ गया है तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। तो अभी क्या देखा जा रहा है कि इन कंपनावृत्तियों का, यानी अलग अलग ये जो गुण बदल रहे हैं, मान लो पहले तत्व के रूप में हम रख दिया यहां पर हीलियम, तो उसके लिए जो कंपनावृत्ति मिली वो इसके द्वारा प्रभावित है, जो उसके द्वारा बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डाला जाए, ये उसके साथ संबंधित है। हीलियम के बाद दूसरा कोई भी दूसरा नाभिक रख लिया, लाइक सोडियम रख दिया, परमाणु किसका रख दिया अभी यहां पर हम लोग, सोडियम को, तत्व को रख दिया। अब इसके द्वारा जो एक्स किरण निकली उसकी फ्रीक्वेंसी निकाला गया, उसके जेफ के साथ संबंध फिर से वही कांस्टेंट चला, फिर अलग रखा कोई भी दूसरा तत्व, यानी जब अलग अलग तत्व को रख रहे हैं, देखो अलग अलग तत्व को रख रहे हैं तो यहां पर ये जो वैल्यू बन रहा है ना, हमेशा उनका एक स्थिरांक के जैसा कंटेंट मिल रहा है, हमेशा, यानी वैल्यू बार बार बदल नहीं रही, एक समान वैल्यू मिल रही है। किसके वजह से, परमाणु संख्या के वजह से। जेड का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या। किसे कहते हैं परमाणु संख्या, है किसी के पास परिभाषा? किसी तत्व के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। अब प्रोटॉन की संख्या को किसे सूचित करते हैं, जेड से, यानी जो जेड है वही होता है क्या, परमाणु संख्या, उसी को प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन से नहीं बताया जाता, इलेक्ट्रॉन से इसलिए नहीं बताते क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का त्याग ग्रहण होता रहता है, तो हम नहीं बता सकते। उसके लिए फिर बोलना पड़ेगा किसी उदासीन परमाणु, यह वर्ड बोलना पड़ेगा कि किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वही उसकी परमाणु संख्या होती है। जनरली हम लोग को पढ़ाया ऐसे गया है, किसी तत्व के परमाणु में के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या या उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, और उसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। एकदम गलत जवाब है ये। परमाणु अगर आयनित हुआ तब, अब आयनित होने का मतलब या तो उस पर प्लस चार्ज होगा या तो माइनस, और अगर उसके ऊपर में +2 हो गया तो मतलब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्रोटॉन बढ़ गया, तो क्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हुई? नहीं हुई। तो आपको उसको कंसीडर करना चाहिए जो कभी भी चेंज नहीं होता। कौन नहीं चेंज हो रहा है? प्रोटॉन। इसलिए आपको बोलना चाहिए कि परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। सही है बात क्या? अब इस आधार पर हम यहां लिख सकते हैं Z बराबर P+। अब अलग अलग तत्वों के लिए जितना बार हम यहां पे चेंज करते चले गए, बार बार सभी के लिए जेफ के साथ उसका कांस्टेंट संबंध दिख रहा है। सोडियम के लिए आवृत्ति, ये वाला नहीं, ये तो ओम का है। सोडियम के लिए जब बनाए तो उसकी आवृत्ति और उसके जेफ के बीच सीधा संबंध दिख रहा था, वही अनुक्रमानुपाती। दूसरा एंटी कैथोड ले लिया, उसके लिए भी वही। तीसरा एंटी कैथोड ले लिया, उसके लिए भी वही। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु संख्या के साथ इसका क्या है, डायरेक्ट संबंध है। वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, ग्राफ चेंज नहीं हो रहा, ग्राफ हमेशा अनुक्रमानुपाती वाला बन रहा है। और फिर क्या किए, इस बार द्रव्यमान और आवृत्ति के बीच में संबंध चेक किए। अभी क्या कर रहे थे, वो परमाणु संख्या के साथ संबंध देख रहे थे, अभी वो द्रव्यमान को लेकर आए। जब द्रव्यमान और आवृत्ति के बीच में संबंध देखे ना, तो वो एक कांस्टेंट वाला ग्राफ, ऐसा वाला ग्राफ नहीं बना। तब मोजले ने यह निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के जो भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण, वो हमेशा उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होंगे। मतलब परमाणु क्रमांक पे डिपेंड होंगे, ना कि उसके द्रव्यमान पर। क्योंकि द्रव्यमान के साथ जब उसके आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में संबंध बनाए तो वो हमको एक कांस्टेंट राशि नहीं मिलती। कांस्टेंट का मतलब अनुपात हमेशा बराबर नहीं मिलता। यानी जैसे हम लोग बनाए थे ना ओम का नियम, हम बार बार इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो अभी पढ़ा हुआ टॉपिक हम लोग का, करंट में पढ़कर हम लोग अभी आए। तो जब हम लोग R बराबर V/I निकालते हैं, पहले एक बैटरी के लिए, फिर 2 बैटरी जोड़ते हैं तब भी R ही मिलता है, फिर हम 3 बैटरी जोड़ते हैं तब R निकालते हैं, तब भी हमको क्या मिल रहा है, R ही मिलता है। ये किसी एक तत्व के लिए मान लो काम कर गया। फिर
फिर दूसरा तत्व लाए, उसके लिए भी ऐसी आर मिल रहा है, यानी वो अपने गुण को बना कर रखा, चाहे कैसा भी कर लो। ये 2 गुना तो वो अपने आप 2 गुना, ये 3 गुना हो रहा है भी तो जेफ भी 3 गुना हो जा रहा है। इस तरह से संबंध जो बन रहा है ना आर का, यानी जो इन दोनों के बीच में जो अनुपात निकल रहा है वो वैल्यू हमेशा बराबर आ रहा है। किसके वजह से? जेफ के वजह से। जेफ क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब सर, इसका मतलब सिंपल शब्दों में अभी यही समझेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, इसके द्वारा बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जिस क्षमता से, जिस ताकत से बांध कर रखा जाता है, उसी को बोला गया क्या? प्रभावी नाभिकीय आवेश। ताकत इसका एक तरह से देखा जाए तो इसका ताकत खर्च हो रहा है। हो रहा है खर्च। किस में खर्च हो रहा है बाबू? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पकड़कर बांधने में। इसलिए जब आप किताब जाइएगा और इसको देखोगे, बोलेगा सर आपका तो नहीं मिला, किताब में तो कुछ और तरीके से है, तो किताब में आपको ऐसा मिलेगा किया हुआ, z माइनस बी का होल स्क्वायर। और यही बाबू z परमाणु संख्या हो गया और माइनस बी खर्च हो गया, किसके लिए? वही जेफ के लिए। और उसका क्या कर दिया? यहां पर स्क्वायर कर दिया। ये एक्चुअल में क्या है? अगर इसको हटा दो, z माइनस बी क्या है बाबू? ये है वही बाबू प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो सेम चीज है, न्यू ऐसा है, और अगर इसको इधर ले आओ तो ये बना लिया इसका रूट, और यहां ऐसे ही रहने दो तो ये क्या है बाबू? z माइनस बी। और इसको अगर हटा दोगे बाबू तो a आ गया, z माइनस बी, ये वही है ZeFF। अभी आपको वही बताए थे ना, यही चीज हम आपको अभी कैसे बताए थे? न्यू प्रोपोर्शन ZeFF का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा बाबू, वर्गमूल। आवृत्ति का जो वर्गमूल होगा वो बिल्कुल बराबर होगा उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश से, जहां a क्या है? a क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। a क्या है? समानुपातिक स्थिरांक। लिख लो बाबू इसको, ये वाला, ये ठीक रहेगा। जेफ क्या है भाई? प्रभावी नाभिकीय आवेश। ए तो हो गया, ये हो गया। न्यू ये क्या है भाई? ये है फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, कंपनावृत्ति। लिख लें बाबू इसको भी। कौन? जो सही लगता है तुमको, दोनों सही है। बोल तो नहीं, ये किताब वाला हुआ तो जेफ वही है, पावर जेफ वही है जो घट रहा है प्रभावी नाभिक आवेश से। माने कि आवेश, नाभिक का आवेश घट गया, तो आप उसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। लिख दें क्या परिभाषा प्रभावी नाभिकीय आवेश का? लिख दें, चाहो तो लिखना है तो उसको लिख लो।